डायरेक्टर साहब, आपसे एक वजह से मैं शुरू कर रहा हूं चर्चा, क्योंकि एक बार हम लोग जरा वोट में और सीट में उलझ जाएंगे तो बात नहीं होगी। आप बनारस में बैठे हैं, बनारस में तो कुंभ जैसा वातावरण हो गया है इस समय। देश के जी जी सारे नेता जो हैं, जी छोटे बड़े, साइकिल पे, कमल पे, हैंडपंप पे, लाल, जितने हैं सब आ गए हैं। तो आज एक अच्छी चीज मुझे देखने में लगी, ममता दीदी जी आज जब मीटिंग के लिए आ रही थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए और वो गाड़ी छोड़ के रुक गई, उतर गई। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये अच्छा लगा। मतलब ये अगर कोई, अभी तक क्या होता है ना कि अगर कोई काला झंडा दिखाया तो मेरा दुश्मन है, कोशिश करो कि उसको गोली से भूनी ढालो। और ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं कहा कि जाके अपने चीफ मिनिस्टर को बता देना कि मेरी जान बच गई। वो कहीं कि आओ मारो मुझे, वो तो ये सब की अच्छा, जैसे होता है ना, पंगा गलत आदमी से ले लिया। इन लोगों ने काला झंडा, इन लोगों ने गलत व्यक्ति को दिखा दिया। क्योंकि गलत व्यक्ति को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी से तुम पार पाओगे इन सब चीजों में। विजय कृष्णा जी, आपसे एक त्वरित टिप्पणी इस पे और फिर मैं वापस आता हूँ। ममता बनर्जी ने आज क्या डेमोक्रेसी के कुछ परंपराओं को वापस लाने में उनकी एक कार्य रहा, जब वो खुद उतर गई गाड़ी से? बिल्कुल सही कहा आपने आनंद भाई ने, आपने कि ममता जी को ये लोग, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने गलत आकलन कर लिया। क्योंकि ममता बनर्जी तो बहुत लड़ाकू लीडर है और वो बहुत संघर्ष के बाद बंगाल में सीपीएम जैसी पार्टी को उन्होंने खाड़ फेंका था। तो ये सब चीजें उनके लिए कोई बहुत वो नहीं थी। और जब वो कल आ रही थी वहाँ एयरपोर्ट से, तो चेरियन थाने के सामने जो है वो शहर में उनको काले झंडे उन्होंने दिखाए। तो उस पर समझिए कि एक प्रतिक्रिया लोगों की ये थी कि ये कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों की बंगाल की हार की खींच थी। अदरवाइज ममता बनर्जी कैंपेन के लिए आ रही है। अच्छा, वो कल उनका प्रोग्राम भी कोई ऐसा चुनावी कार्यक्रम नहीं था, कल उनको गंगा आरती देखनी थी, विश्वनाथ जी का दर्शन करना था। तो उसमें उनको काले झंडे दिखाने का कोई मतलब नहीं था। तो कहीं न कहीं उसके पीछे वही थी कि जो बंगाल में बीजेपी की जो हार हुई और ममता बनर्जी की जो ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई, ये उसकी खींच लोगों के यहाँ समझ में आई कि बीजेपी के लोगों ने जो किया उस खींच को मिटाने की कोशिश किया और उनके पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उतनी बड़े आराम से उस चुनौती को स्वीकार किया, फिर थोड़ा बहुत पुलिस वालों ने इधर उधर किया, फिर वो हटबड़ भी गए लोग। लेकिन उससे नुकसान जिन लोगों ने किया उनका हुआ, ममता बनर्जी का इसमें कोई नुकसान नहीं था। जी जी। हम लोग भाई साहब, ये आप ही बता दीजिए, छुट्टा जानवर एक इशू कम से कम गोरखपुर मंडल और ये जो इस समय हुआ उसमें एक बड़ा इशू बन गया। ना बिल्कुल वो इशू नहीं बनता तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में उसको एड्रेस किया। इस इशू को जब प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है, तो जी उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर फोकस किया और जी उन्होंने कहा कि हम जो नहीं कर पाए हैं उसको अगली बार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो अभी तक इससे जो सफरर हुए हैं 5 साल तक, आखिर वो इस चीज को कैसे पूरा भूल जाएंगे? अभी तक तो कुछ उनके लिए गवर्नमेंट ने किया नहीं, तो वो कैसे इस चीज को इग्नोर कर देंगे? तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हम आगे आएंगे करेंगे, तो ये तो सवाल उठता है ना कि भाई आपको 5 साल तक क्या ये इतना बड़ा इशू था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी किसानों के लिए, उसके बारे में आपको पता ही नहीं था? तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद था कि भाई हम आगे आएंगे तो करेंगे। अभी तो चुनाव उस पर हो रहा है कि जो आपने परफॉर्म क्या किया। तो छुट्टा पशुओं का तो एक बहुत बड़ा इशू है ही है। और दूसरा देखिए, इस चुनाव में आज मैं बनारस में भी देख रहा था, आनंद भाई, अभी प्रियंका जी का रोड शो था थोड़ी देर पहले यहाँ रोहनिया ब्लॉक में, जो मतलब अप्रत्याशित रूप से मैं देख रहा हूँ कि रोहनिया में जहाँ ये अपना दल का उसमें समर्थन है उसको, बीजेपी को, और अपना दल में भी दो फाड़े, कनुप्रिया जी वाला है, कृष्णा पटेल वाला है। इधर बीच में देख रहा हूँ कि जो पिछले इलेक्शन में अनुप्रिया जी की पार्टी का ज्यादा वो था, पटेल वोट अनुप्रिया जी की पार्टी को वोट दे रहे थे। अब की बार जो खबरें आ रही हैं कि सारे पटेल वोट कृष्णा पटेल वाली पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ जिसका अलायंस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी समस्याएं जो है, वो चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, या छुट्टा पशुओं की हो, पटेल भी तो बहुत ज्यादा किसान है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये अब की बार वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसमें बीजेपी को फिर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जो ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ, तो जो आपने जिस सवाल जो पूछा छुट्टा पशुओं का, तो
वो कहीं न कहीं वो चीज लोगों को हंट कर रहा है और उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जी, विजय भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो यशोदा जी ने एक बात कही कि आज वो यूक्रेन में 4 मंत्री पहुंचा दिए गए हैं, जो भी जहाज आ रहा है उसमें एक कोई मंत्री पहुंच के वो छोटा उनका जिसपे वो अनाउंस करते हैं वो लेके ये सब काम करवा रहे हैं। मैं इसलिए मुझे दुख होता है कि ये अपनी ही हंसी नहीं उड़ाते हैं, ये देश की भी हंसी उड़वा रहे हैं। आज आप लोग का एक वीडियो और वायरल हुआ है, रोमानिया के जो मेयर हैं एक किसी शहर के, वो इतनी कस के डांट रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जाके कह रहा, वो कह रहा है नहीं चुप रहो, यू हैव नॉट डन दिस, आई हैव प्रोवाइडेड दिस फूड। वो सारा श्रेय उनका ये था कि मोदी जी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो डांट रहा है मेयर भाई। तो ये क्यों, मतलब ये किस लिए गए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो विजय कृष्ण साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय चूंकि पब्लिक इतनी भरी बैठी है कि इनका कोई भी काम वो भले ही अच्छी नीयत से किया जाए, अच्छे इंटेंशन, वो लोग सुनने को नहीं तैयार। क्योंकि यूक्रेन वाला जो मामला है उसमें ये इतना ज्यादा इवेंट बनाने के क्यों चक्कर में रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। विजय कृष्ण साहब, देखिए आनंद भाई, अभी आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि ये कौन से मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अगर आप पहले चरण से देखिए, और मैंने पहले भी आपके चैनल में इस बात को कहा था कि पहले ये पूरे इलेक्शन को ये कम्युनल एजेंडे पे ले जाना चाहते थे। मतलब वो उस समय का 2017 के पहले का दंगा, कैराना पलायन, ये सब इशू सारे इन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गया। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर पर आए। यहां तक कि हमको पता चला कि मुख्यमंत्री जी की मीटिंगों में कहीं कहीं बुलडोजर खड़े भी रहते थे प्रतीक स्वरूप, कुछ लोग बताए थे, पता नहीं कितना सही कितना गलत, वो भी नहीं चल पाया। और जो पब्लिक के कोर इश्यूज थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, महंगाई का हो, किसानों के उपज का मूल्य हो, सारी चीजें हो, उस पर तो ये आना नहीं चाहते थे। क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से उस पर जिस तरीके से किसान आंदोलन भी हुआ, बेरोजगारों के रोजगार की समस्या उठी, इन सारी चीजों पे बीजेपी उससे तो पल्ला छुड़ाती रही, भागती रही। लेकिन जिन इश्यूज पे ये लाना चाह रहे थे उस पर कुछ हुआ नहीं। और मेन चीज इनका देखिए, वो कम्युनल एजेंडा ही था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। फिर लॉ एंड ऑर्डर पे इधर योगी जी आप लगातार देखिए कि हम बुलडोजर ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भेजे हैं, और फिर 10 मार्च के बाद हम गर्मी निकाल देंगे, मतलब दुनिया भर की तरह तरह की बातें। उससे भी कुछ नहीं हुआ। और ये करते करते अब लास्ट फेज का इलेक्शन आ गया। इस फेज के इलेक्शन में एक चीज आपने देखा होगा कि जो एवरेज टर्नआउट है, जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है, अभी पूरी तरह से तो कल वो ठीक कह रहे थे कि कल तक मिल पाएगी, मेरे ख्याल से 53 या 54% के अप्रोक्सीमेटली ये छठे चरण के चुनाव का, आनंद भाई, हमको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज लगभग रहा होगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है, आपको शायद क्लियर मालूम हो तो बताइएगा फिर आप। तो कुल मिला के आप एक चीज देखिए कि जितना एग्रेसिव मोड में बीजेपी कोई भी इलेक्शन कैंपेन करती है, उन चीजों का असर वोटिंग परसेंटेज पे तो बिल्कुल नहीं पड़ा। अगर ये बहुत, जैसे इन्होंने एक इशू उठाया था ना कि लाभार्थियों का, कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, सबको पक्का मकान दे दिए, बिजली सबको 24 घंटे मिल रही है, सारी चीजें मिली, लेकिन आखिर भाजपा के भी मतदाताओं में इतनी उदासीनता क्यों है? जैसा कि देवरिया का आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इतना कम परसेंटेज हुआ है, तो इसमें क्यों इतना परसेंटेज कम है, इतनी उदासीनता क्यों है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि जो बिल्कुल कमिटेड हैं लोग उस पार्टी के, जिनको आप हार्डकोर कर सकते हैं या आइडियोलॉजी से कमिटेड है, वो हर पार्टी में होते हैं। उनके अलावा आम जनता का जो है वो टर्नआउट नहीं हो पा रहा है इनके फेवर में। तो अब जब हर तरह से देख रहे हैं कि निराशा हो गई, तो इस बीच में जब यूक्रेन की जो घटना हुई और जिस तरीके से छात्रों की परेशानी के वीडियो वायरल हुए, तो उसमें गवर्नमेंट की बड़ी किरकिरी भी हो रही थी कि भाई 1 महीने 2 महीने से ये पता था कि रसिया जो है यूक्रेन पे हमला करने वाला है, और आपके इतने छात्र वहां पढ़ रहे थे, तो आखिर गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया, और उन छात्रों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? तो जब वो देख रहे थे कि ये पूरा उल्टा इश्यू पड़ने जा रहा है,
तब थोड़ा गवर्नमेंट ने और अच्छा किया, उन्होंने उसकी पहल की, 4-4 मंत्रियों को भेजा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उन छात्रों को सकुशल वापस लाने की जगह, आप कहते हैं ना कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश करते हैं वो, तो इस आपदा के में भी वो अवसर की तलाश करने लगे, यूपी के इलेक्शन के चुनाव को देखने लगे। और वो जो जिस विमान में लड़के वो नारा लगवाया गया भारत माता की जय, वो सेना का विमान था, और सेना के विमान के अंदर मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। मैं तो उन लड़कों को सल्यूट करता हूं कि मतलब उन्होंने उस चीज को कोई रिस्पांस नहीं दिया। और जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करा रहे थे, मेयर वाला, संभवतः मेरे ख्याल से रोमानिया का है, कहाँ का है वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने, उसने उसे एक तरह से डांटा उसने, क्योंकि वहां पर भी वही चीज शुरू करने। तो ये चीज जब सारे इनके मुद्दे फेल होते चले गए, ये कोई भी अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये डूबते को तिनका सहारा वाला मुझे लगा, जो मुझे महसूस हुआ कि आते आते चलिए कुछ नहीं हुआ तो एक करो इनको लेके कि देखिए साहब मोदी जी ने ये किया और हमारी सरकार ने वो किया, जो हर जगह ये करते रहते हैं, किसी भी इशू पे ये बनाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में पहली ये घटना घटी और पहले ही ये संकट मोचक बन गए सबके, ये नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करते हैं। जी जी